हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं मौखिक साक्ष्य यानी ओरल एविडेंस के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से मौखिक साक्ष्य के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, यानी जो ओरल एविडेंस है वो एकदम डायरेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा वीडियो में हम हियरसे एविडेंस अनुश्रुत साक्ष्य के बारे में भी समझेंगे। ये क्या होता है, किस टाइप का टॉपिक है और कितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब हम समझने वाले हैं। तो अगर मैं बीएससी की बात करूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूं, तो इसमें इसके दो सेक्शंस आ जाते हैं, सेक्शन 54 एंड 55। और ये चैप्टर नंबर आपका 3 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएससी के यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080। और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मौखिक साक्ष्य यानी ओरल एविडेंस। मौखिक साक्ष्य को समझने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है। ठीक, सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हो तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक भी पूछा जाता है, इसी के अंदर से जो निकलता है वो है हियरसे एविडेंस, सुनी सुनाई बातें यानी अनुश्रुत साक्ष्य। आज की वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम मौखिक साक्ष्य की परिभाषा की, कि मौखिक साक्ष्य की परिभाषा कहाँ पर दी गई है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें मौखिक साक्ष्य की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि वो सारी स्टेटमेंट, वो सारे कथन जिन्हें न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों के द्वारा मतलब गवाहों के द्वारा देने की परमिशन देता है, उनको अनुमति देता है या उनसे अपेक्षा करता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी गई स्टेटमेंट भी शामिल हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे कथन को हम मौखिक साक्ष्य कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट आपसे कुछ मान लो कम नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 5 नंबर में या 2 नंबर में, कि मौखिक साक्ष्य को परिभाषित कीजिए, तो आप इजीली इसको लिख सकते हो कि कहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मौखिक साक्ष्य को हम कैसे, मतलब किस तरीके से मौखिक साक्ष्य द्वारा हम तथ्यों को साबित करेंगे। तो इसको समझने से पहले कि मौखिक साक्ष्य सीधा डायरेक्ट होना चाहिए, इस चीज़ को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मौखिक साक्ष्य के द्वारा अगर हमें फैक्ट को साबित करना है तो कैसे। तो सेक्शन जो 54 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसमें ये कहा गया है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय जितने भी तथ्य हैं वो सब मौखिक साक्ष्य द्वारा आप साबित कर सकते हो। मतलब सेक्शन के हिसाब से अगर किसी भी फैक्ट को आप प्रूफ करना चाहते हो, आपको वो प्रूफ करना है कोर्ट में, तो उसे ओरल एविडेंस से यानी मौखिक साक्ष्य से आप प्रूफ कर सकते हो। लेकिन डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु के सिवाय, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी कंटेंट है उसके सिवाय आप बाकी सारे फैक्ट जो है वो मौखिक साक्ष्य से प्रूफ कर सकते हो। ठीक, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप क्या करोगे, सीधा उस डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में पेश करोगे, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट सबसे बेस्ट एविडेंस माना जाता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पहले से है और आपको उसे साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश करना है, तो फिर आप उसका मौखिक साक्ष्य क्यों दोगे, है ना, ओरल एविडेंस क्यों दोगे। फिर तो आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप सबसे बेस्ट एविडेंस कोर्ट में प्रूव करो, और सबसे बेस्ट एविडेंस होता है डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन यही कहता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसका हमारा सबसे ज़्यादा आज का हमारा फोकस है, वो है मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। अब आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, इस चीज़ को हमें डिफाइन करना है या इस चीज़ के बारे में हमें आंसर फ्रेम करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा एक तो सेक्शन पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में ये बात लिखी है कि मौखिक साक्ष्य एकदम डायरेक्ट होना चाहिए। तो सेक्शन 55 ये कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट मतलब सीधा, बिल्कुल किसी की सुनी सुनाई बात पर आपको विश्वास नहीं करना है। कोर्ट जो है वो सीधा आपसे, अगर आप ओरल एविडेंस से किसी चीज़ को प्रूव भी कर रहे हो तो वो बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक, अभी ऊपर हमने देखा कि डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट होता है उसको छोड़कर हम सारे फैक्ट मौखिक साक्ष्य से प्रूव कर सकते हैं। अब जो हम ओरल एविडेंस कोर्ट में दे रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आपने किसी से कुछ सुना और आपने जाके सीधा कोर्ट में बोल दिया, नहीं, डायरेक्ट होना चाहिए। अब अगर हम इसमें देखें कि इसमें क्या प्रोविज़न दिया गया है इस सेक्शन में,
तो इसमें कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य चाहे कैसा भी हो, सारे ही मामलों में वो प्रत्यक्ष होगा। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर वो किसी देखे जा सकने वाले फैक्ट के बारे में है तो वो ऐसे गवाह का साक्ष्य होगा, उस व्यक्ति का एविडेंस होगा जो ये कहता है कि उसने उसे खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। ठीक, एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लो ए जो है वो बी का मर्डर होते हुए देख लेता है। अब ए ने क्या किया, सी को बता दिया जाके कि मैंने जो है भाई बी का मर्डर होते हुए देखा है। अब ये बात अगर सी जाके कोर्ट में कहेगा तो वो इतना नहीं चलेगा, उसका एविडेंस नहीं चलेगा, क्योंकि ये सुनी सुनाई बात में आ गया। उसको किसने बताया, ए ने बताया, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट किसने देखा है, डायरेक्टली मर्डर होते हुए ए ने देखा है। तो यहाँ पे जब ए ने खुद देखा है उस चीज़ को, उस घटना को होते हुए, बी का मर्डर होते हुए, तो डायरेक्ट किसका होगा एविडेंस, ए का होगा। तो यही कहता है कि अगर वो किसी देखे जा सकने वाले फैक्ट के बारे में है तो वो एविडेंस ऐसे गवाह का होना चाहिए जो ये कहता है कि उसने उसे खुद देखा है। नेक्स्ट है, किसी सुने जाने वाले फैक्ट के बारे में है तो वो ऐसे गवाह का होना चाहिए जिसने उसे खुद सुना है। ठीक है ना, खुद सुना है उसने किसी ने उसको बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने किसी और से सुन के उसके माइंड में आया है या उसके ज्ञान में आया है, बल्कि वो खुद उस चीज़ को सुन के आया है। ठीक है ना, जैसे ए ने बी को देखा कि भाई सी जो है वो बी को धमकी दे रहा है, तो ए ने खुद सुना अपने कान से, है ना, ए ने अपने कानों से खुद सुना है, उसने किसी से सुन के ये बात उसके ज्ञान में नहीं आई है कि हाँ सी जो है वो बी को धमकी दे रहा था और धमकी के बाद उसे पता लगा कि बी का मर्डर हो गया, तो यानी सी ने ही बी को मारा है। तो इस तरीके से। नेक्स्ट है, किसी ऐसे फैक्ट के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रियों द्वारा बोध हो गया है। अब इंद्रियों के द्वारा मतलब आपने उस चीज़ को खुद अपनी सेंसेस से महसूस किया है। इसका मतलब ये है कि गवाह यहाँ पर वही व्यक्ति हो सकता है जो अपनी सेंसेस से या तो किसी चीज़ को स्मेल करे, उसको टच करे या टेस्ट करे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद कोई भी गवाह अगर ये कहता है कि हाँ मुझे स्मेल आई थी बारूद की कि उस जगह पे जो है वो ब्लास्ट हुआ है, तो यानी उस गवाह ने खुद उस चीज़ को स्मेल किया है ना, उसने खुद अपनी इंद्रियों से उसको बोध किया है, उसने खुद अपनी सेंसेस से उस चीज़ को फील किया है। या कोई अगर टेस्ट करने वाली चीज़ है तो खुद वो व्यक्ति आएगा कोर्ट में एविडेंस देने कि उसने खुद उस चीज़ को टेस्ट किया है। तो इस तरीके से। नेक्स्ट है, राय के आधारों के बारे में। अब उस व्यक्ति का यहाँ पे एविडेंस देखा जाएगा वह जो उन आधारों पर राय धारण करता है। अब कहने का मतलब क्या है, गवाह वही होना चाहिए जो अपना ओपिनियन, अपनी राय रखे और अपने आधारों को बताए कि उसने किस किस ग्राउंड पर और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर अपना ओपिनियन फ्रेम किया है, उसकी राय किन आधारों पर है। जैसे अगर मान लो गवाह कोई मेडिकल एक्सपर्ट है तो उस मेडिकल एक्सपर्ट का अपना मेडिकल जो ओपिनियन है वही यहाँ पर आकर देगा। ठीक, तो यानी कि हर व्यक्ति वो होना चाहिए जो खुद, अगर वो कह रहा है कि हाँ कोई चीज़ हुई है और मैंने उसे खुद देखा है या उसने खुद सुना है या उसने खुद अपनी सेंसेस से उस चीज़ का बोध किया है। या फिर अगर किसी ओपिनियन के बारे में कोर्ट कहता है कि भाई ओपिनियन के ग्राउंड्स बताओ, तो ग्राउंड्स कौन बताएगा, जिसने ओपिनियन फ्रेम किया है, जिसने अपनी राय दी है, वो बताएगा कि किन किन एक्सपीरियंसेस पर उसने अपना ये ओपिनियन बनाया है, अपनी राय बनाई है। तो उसको बोलेंगे कि हाँ अब ये आपका जो ओरल एविडेंस है, जो आप मौखिक साक्ष्य कोर्ट में पेश कर रहे हो, या अगर आप किसी फैक्ट को प्रूव कर रहे हो अपने मौखिक साक्ष्य से, तो वो आपका डायरेक्ट है। तो इन कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में माना जाएगा कि आपका मौखिक साक्ष्य जो है वो एकदम डायरेक्ट है, एकदम प्रत्यक्ष है। आपने किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं किया। जो भी व्यक्ति कोर्ट में गवाही देने आया है या जो भी साक्षी है वो एकदम डायरेक्ट मौखिक साक्ष्य लेकर कोर्ट के सामने आया है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। थोड़ा सा है ना, यहाँ पे हम परंतु देख लेते हैं जो इस सेक्शन में दिए गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो चीज़ें और हैं। पहला प्रोवाइजो कहता है कि विशेषज्ञों की राय, मतलब ये एक्सपर्ट की ओपिनियन की बात करता है। कहता है कि जो विक्रय के लिए अगर मान लो कोई विशेषज्ञ है, कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई ऐसी राय है जो किसी किताब में है, किसी बुक में है, अब वो आधार जिन पर ऐसी राय धारित है, मतलब वो सारे ग्राउंड जिन पर एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है, अगर मान लो वो विशेषज्ञ, वो जो भी एक्सपर्ट है वो मर गया है, मिल नहीं सकता, या एविडेंस देने में बिल्कुल असमर्थ हो गया है, या उसे इतनी ज़्यादा देरी और इतना ज़्यादा खर्चा आएगा गवाह के रूप में कि उसको बुलाया नहीं जा सकता कोर्ट में, अगर इन चारों में से कोई भी एक सिचुएशन है, तो कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट कहेगा कि भाई आप उस बुक को ही पेश कर दो। उस बुक को ही पेश करके इस चीज़ को प्रूफ किया जा सकता है। क्योंकि देखो अब क्या हो गया है कि जिस व्यक्ति ने अपनी राय दी है, जो ग्राउंड्स उसने बताए हैं,
वो तो बुक, अब आप बुक पेश कर दो, क्योंकि भाई वो तो मिल नहीं रहा, या तो वो मर गया है या मिल नहीं सकता या वो साक्ष्य नहीं दे सकता। तो अगर ऐसा कुछ है तो कोर्ट क्या कहेगा कि आप उस बुक को पेश कर दो, उसी चीज़ से उसको प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट जो प्रोवाइजो है इस सेक्शन में वो कहता है कि अगर ओरल एविडेंस दस्तावेज से अलग किसी भौतिक चीज़ में है, मतलब आपको ओरल एविडेंस देना है, वो किसी डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं है, किसी भौतिक चीज़ के बारे में है, किसी मटीरियल चीज़ के बारे में है, तो उसके एग्जिस्टेंस, उसकी कंडीशन के बारे में है, तो कोर्ट क्या करेगा, उस जो भी मटेरियल है उसी चीज़ को पेश करने के लिए कह सकता है कि आप एक काम करो, उसी चीज़ को पेश कर दो। जैसे एक गवाह है, एक विटनेस है, वो ये कहता है कि भाई एक्सीडेंट के टाइम पर बाइक टूटी हुई थी, वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी, तो कोर्ट उससे कहेगा कि बाइक को पेश करो, यानी बाइक दिखाओ। तो कोई भी मटीरियल चीज़ जो डॉक्यूमेंट नहीं है, बाइक ही नहीं कुछ भी हो सकता है ना, तो कोई भी मटीरियल चीज़, उसकी कंडीशन, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में कोर्ट क्या कहेगा कि आप उससे ही पेश कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं ये बीएसए के सेक्शन नंबर 54 में बताई गई हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमने दोनों सेक्शन समझे, 54 भी देख लिया एक बार और डेफिनेशन देख ली ओरल एविडेंस की, और साथ ही हमने देखा कि वो डायरेक्ट होना चाहिए। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है और जो आपके सेक्शन 55 से ही निकलता है, अब देखो जब ये लिखा हुआ है सेक्शन 55 में कि हमारा जो मौखिक साक्ष्य है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, तो फिर जो सुनी सुनाई बातें हैं वो मतलब नहीं चलेंगी कोर्ट में, इसका मतलब यही हुआ ना। तो हियर से एविडेंस की बात करता है, यहाँ से आपका एक ये टॉपिक भी निकल कर आता है और कभी कभी एग्जाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है, या क्या अनुश्रुत साक्ष्य या सुना सुनाया साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ग्राह्य होगा, क्या ये एडमिसिबल होगा। तो वही चीज़ आज हम समझने वाले हैं। तो अनुश्रुत साक्ष्य पहले समझो कि होता क्या है स्टूडेंट। तो अगर मैं अनुश्रुत साक्ष्य की बात करूं तो देखो ये हमें कहता है कि भाई अनुश्रुत साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य होता है, एक ऐसा एविडेंस होता है जो कोई व्यक्ति अपने आप किसी चीज़ को ना तो देखता है, ना उसने कुछ सुना हो, और ना ही उसने अपने सेंसेस से उस चीज़ को महसूस किया हो। मतलब किसी और की सुनी सुनाई बातों पर किसी और ने देखा और आके आपको बता दिया कि वहाँ तो ऐसा हुआ है, और फिर आप चल दो कोर्ट में गवाही देने के लिए कि जी मुझे तो उसने बताया था कि वहाँ पर ऐसा हुआ है, तो वो वाला एविडेंस यहाँ पे नहीं चलेगा। सेक्शन 55 अनुश्रुत साक्ष्य को मना करता है, अपवर्जित करता है। कहता है कि मौखिक साक्ष्य एकदम जब डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट का मतलब जो मैंने अभी ऊपर बताया कि देखने वाला खुद व्यक्ति होना चाहिए, सुनने वाला वो खुद होना चाहिए, अपनी सेंसेस से उसने खुद उस चीज़ को फील किया हो, वो सारी चीज़ें। ठीक, तो अनुश्रुत साक्ष्य का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो गवाह की अपनी जानकारी में नहीं होता बल्कि दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है। ठीक, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भैया अब यहाँ पे सुनी सुनाई बातें नहीं चलेंगी, उसी व्यक्ति का एविडेंस होना चाहिए जो खुद आकर उस चीज़ को डायरेक्टली कोर्ट को बताए। ठीक, तो कोर्ट की जो है उस चीज़ को ग्राह्य नहीं करेगा, वो चीज़ एडमिसिबल नहीं होगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो हमारा एविडेंस है, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसका ये नियम है कि सुनी सुनाई बातों का आप साक्ष्य नहीं दे सकते हो। मीनिंग हम समझ गए, मतलब कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो गवाह की खुद की जानकारी में नहीं होता बल्कि वो दूसरों से सुनकर उसकी जानकारी में आता है। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो प्रत्यक्ष गवाह होता है वो खुद कोर्ट में आकर उस चीज़ की गवाही दे, और उसे क्या करना पड़ता है, अपनी जो भी चीज़ें उसकी व्यक्तिगत जानकारी में होती है उसी का उसे स्टेटमेंट देना पड़ता है। और प्रत्यक्ष गवाह की जानकारी अगर कोई व्यक्ति पेश करता है तो उसे ही हम अनुश्रुत साक्ष्य भी कहते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जब आपका अनुश्रुत साक्ष्य चल जाता है, जब ये काम कर जाता है। जैसे रेस जेस्टे, रेस जेस्टे हम पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं जब मैंने अभी पिछली वीडियोस आपको बताई थी बीएससी की। तो रेस जेस्टे का मतलब होता है, देखो जैसे कहीं दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, सड़क पर लड़ाई हो रही है, आसपास के खड़े हुए लोग देख रहे हैं। अब देख रहे हैं वहाँ पे उस टाइम पर, उस समय पे जो कुछ भी हुआ उस टाइम पे, तो वो सब कुछ एक ही ट्रांजैक्शन मान लिया जाता है, एक ही ट्रांजैक्शन मान लिया जाता है, और फिर वो रेस जेस्टे माना जाता है और वो एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए रेस जेस्टे के केस में आपका हियर से एविडेंस चल जाता है।
नेक्स्ट है कन्फेशन और एडमिशन के केस में। तो कन्फेशन और एडमिशन के केस में भी आपका ये जो अनुश्रुत साक्ष्य है ये चल जाता है, क्योंकि जो भी एडमिशन होता है, कन्फेशन होता है, वो कोर्ट के बाहर भी होता है ना। अब कोर्ट के बाहर होता है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य से साबित किया जा सकता है जिसके सामने वो किया गया है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने अपना कन्फेशन करता है या एडमिशन करता है तो वो चल जाएगा, कोर्ट में आके वो कह सकता है। ठीक, अब देखो ऐसा जो गवाह होता है वो कोई डायरेक्ट गवाह तो आप उसको कह नहीं सकते, क्योंकि उसने फैक्ट को घटित होते तो देखा नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति को कहते हुए सुना है ना, जिसका वो अपने आप को दोषी होना स्वीकार कर रहा है। तो कन्फेशन और एडमिशन के केस में ये चीज़ चल जाएगी। इसके बाद आता है सेक्शन 26 में जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं उनके मामले में भी आपका हियरसे एविडेंस चल जाता है। सेक्शन 26 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने एक डाइंग डिक्लेरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें भी और बाकी सारी उसमें ऐसी कंडीशन बहुत सारी सिचुएशंस दी गई हैं। तो वहाँ पर ऐसे लोगों के ज़्यादातर वहाँ पे फैक्ट बताए गए हैं, उन लोगों की स्टेटमेंट बताई गई हैं जो जीवित नहीं हैं या जो कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। तो उनकी जो स्टेटमेंट होती है उसका एविडेंस किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोर्ट तक पहुँचाया जाता है जिसने जो उस स्टेटमेंट को सुना था या उसकी जानकारी किसी दूसरे तरीके से उसे मिली थी। तो ऐसा एविडेंस भी यहाँ पे हियरसे एविडेंस होता है, और यहाँ पे जो है सेक्शन 26 के द्वारा उसको रेलेवेंट बनाया गया है। ठीक, और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी डाइंग डिक्लेरेशन वाला बताया, या कोई व्यक्ति अपने ही हित के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है, या किसी की रिलेशनशिप के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो सब सेक्शन 26 में आपके रेलेवेंट होंगी। पूर्व कार्रवाइयों के कथन, ये सेक्शन 27 की बात कर रहा है बीएसए के, और ये कहता है कि किसी भी गवाह का किसी कार्यवाही में अगर स्टेटमेंट है तो वो बाद की कार्यवाही में रेलेवेंट होगा, जिसमें अगर वही प्रश्न फिर से उठता है अगर वो गवाह जीवित नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी आपका ये वाला अनुश्रुत साक्ष्य का चल जाएगा। लोक दस्तावेज़ों के कथन, यानी अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसमें कोई भी स्टेटमेंट है तो वो भी आपकी अनुश्रुत साक्ष्य के तौर पर यहाँ पे चल जाएगी। ठीक, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट लिखने वाला है उस व्यक्ति को पेश किया जाए। विशेषज्ञों की पुस्तकों के कथन, अगर कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई बुक है और उस बुक में उनकी कोई स्टेटमेंट है, तो अभी जो हमने सेक्शन 55 के प्रोवाइजो में पढ़ा, जो परंतु में पढ़ा, तो उसमें भी यहाँ पर ये सब चीज़ें चल जाएंगी। और अगर लेखक उस बुक को लिखने वाला जीवित नहीं है या मिल नहीं सकता है ना, उन सारी कंडीशंस में जो हमने अभी ऊपर 4 कंडीशंस पढ़ी हैं, तो यहाँ पे भी चल जाएंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है संपुष्टिकरण। संपुष्टिकरण मतलब जब एक व्यक्ति वारदात की जगह पर तुरंत घटना के बाद पहुँचा हो, तो वहाँ उपस्थित व्यक्तियों ने उसे घटना के बारे में बताया हो, तो वो स्टेटमेंट भी, वो सारे कथन यहाँ पे सुसंगत होते हैं। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आप हियरसे एविडेंस दे सकते हो, मतलब हियरसे एविडेंस यहाँ पे चल जाएगा। अदरवाइज बीएससी ये कहता है, जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, कि किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर कोर्ट विश्वास नहीं करता है। ये एडमिसिबल ही नहीं है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ठीक, तो ये टॉपिक मीनिंग समझ आया, एक्सेप्शन समझ में आए, कहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं, सेक्शन 55 के ही अंदर से निकला है ये। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसमें 2 केस लॉज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस आता है सकातर सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य 2004 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अनुश्रुत साक्ष्य जो होता है वो ग्राह्य नहीं होगा, मतलब वो एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने सेम वही बात कही है जो सेक्शन 55 में लिखी है, कि भाई जो हमारा मौखिक साक्ष्य है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट होना चाहिए। और कोर्ट ने इस केस में कहा कि वो इसलिए ग्राह्य नहीं है क्योंकि सेक्शन 55 में लिखा है कि भाई वो डायरेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर वर्सेस जिक्सन 1887 का केस। ये केस भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी पुराना है। इस मामले में एक व्यक्ति को पीछे से पत्थर फेंककर चोट पहुंचाई गई थी। अब एक महिला ने बताया कि पत्थर फेंकने वाला किसी घर में घुसा है, उसे वहाँ से पकड़ लिया गया। कोर्ट में महिला गवाही देने नहीं आई, मतलब वो नहीं आई, तो कोर्ट ने उसके साक्ष्य को, जो उसका एविडेंस था, उसको ग्राह्य नहीं माना, उसको एडमिसिबल नहीं माना, क्योंकि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। मतलब कि ये केस भी आपका सीधा हियरसे एविडेंस की बात करता है और कहता है कि जब ये लिखा हुआ है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, अब उस महिला को खुद आना चाहिए था, तभी तो माना जाएगा कि उसका जो एविडेंस है वो बिल्कुल डायरेक्ट है। अब वो खुद तो आई नहीं महिला यहाँ पे गवाही देने के लिए, तो इसलिए उसका यहाँ पे साक्ष्य नहीं चलेगा। ओके, तो दोनों ही केसेस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हियरसे एविडेंस के साथ साथ ही आपके ओरल एविडेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे बीएससी की नेक्स्ट वीडियो में।